गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 7 डिलीवर कर रहा हूं मैं आपको। लेक्चर नंबर 6 में हमने प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन और प्रतिलोम फलन ज्ञात करने का नियम पढ़ा था। आज मैं लेक्चर नंबर 7 में प्रतिलोम फलन के गुणधर्म के बारे में बात करूंगा। सो आप प्लीज़ ध्यान से देखें प्रतिलोम फलन के गुणधर्म को। इसी प्रतिलोम फलन के गुणधर्म से ही 2020 आरबीएससी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर का। सो आप प्लीज़ ध्यान से देखें। पहला गुणधर्म क्या होता है? एकैकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। एकैकी आच्छादक फलन का केवल और केवल एक ही प्रतिलोम होगा, हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखेंगे इसका प्रूफ। मैंने मान लिया कि माना fx के दो प्रतिलोम g1x बट g2x हैं। मैंने क्या मान लिया कि fx के दो प्रतिलोम क्या हैं? g1x और g2x हैं। अब fx एक कैसा फलन होगा? एकैकी आच्छादक। तो अब मैं आपको बता दूं कि यदि किसी फलन का और उसके प्रतिलोम फलन का हम संयोजन ज्ञात करते हैं तो उनका संयोजन एक तत्समक फलन होता है। मतलब किसी फलन f का और उसके प्रतिलोम का अगर हम संयोजन निकालते हैं तो उनका संयोजन क्या होता है? x होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि FOG1x इक्वल टू x होगा और इक्वल टू होगा FOG2x के। यदि G1 और G2 किसके प्रतिलोम हैं? f के प्रतिलोम है। तो इनका जो संयोजन होगा वो एक कैसा फलन होगा? तत्समक फलन होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि FOG1x इक्वल टू किसके होगा? FOG2x के होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि FOG इक्वल टू क्या होगा? FOG2x। अब हम फॉग को कैसे लिख सकते हैं? फॉग को हम लिख सकते हैं FOG1x इक्वल टू FOG2x। ऐसे निरूपित कर दिया मैंने, इसको इस टाइप से लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखें कि अगर f कैसा है? f 1 फंक्शन है। f कैसा फंक्शन है? 1 फंक्शन है। तो निश्चित बात है कि fx1 इक्वल टू अगर fx2 होता है तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? x2। 1 की डेफिनेशन से, किसकी डेफिनेशन से? 1 की डेफिनेशन से। तो f(x1) इक्वल टू क्या होगा? f(x2) होगा। तो अब आप इसकी तुलना इससे करें तो x1 की जगह यहाँ पर क्या है? g1x और x2 की जगह क्या है? g2x। तो निश्चित बात f तो कैसा फंक्शन है? एकैकी है। और अगर f एकैकी है तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? x2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि g1x इक्वल टू क्या होगा? g2x होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि f एकैकी है। अगर f एकैकी है तो g1x इक्वल टू क्या आ गया? g2 है। अगर g1 और g2 दोनों बराबर आ गए तो ये दो फलन ना होकर केवल और केवल कैसा फलन होगा? एक ही फलन होगा। मतलब g1 इक्वल टू क्या प्रूफ कर दिया आपने? g2 प्रूफ कर दिया। अतः f का एक अद्वितीय प्रतिलोम होगा। f का एक कैसा प्रतिलोम होगा? अद्वितीय प्रतिलोम होगा। तो आप पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली है
इसको आप ध्यान से करें। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि इसने कहा था कि प्रॉपर्टी फर्स्ट में बोला था कि एकैकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। हमने क्या किया कि f के दो प्रतिलोम ले लिए, g1 और g2। अब किसी फलन का उसी के प्रतिलोम के साथ संयोजन सदैव एक कैसा फलन होता है, तत्समक फलन होता है। ये भी एक प्रतिलोम फलन का एक गुणधर्म होता है। तो हमने f का g1 के साथ संयोजन निकाला, वो भी x आएगा, और f का g2 के साथ संयोजन निकालेंगे, वो भी क्या आएगा, x आएगा। तो निश्चित बात है एफ ओ g1x इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ g2x के होगा। अब मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया, f ऑफ g1x इक्वल टू f ऑफ g2x। अब f कैसा फंक्शन है, एकैकी फलन है। अगर f एकैकी फलन है तो fx1 बराबर fx2 होगा, तब x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। तो निश्चित बात है x1 का काम यहाँ पर क्या करेगा, g1, और यहाँ पर x2 का काम क्या करेगा, g2x करेगा। तो g1x इक्वल टू क्या होना चाहिए, g2x, क्योंकि f कैसा फलन है, एक एकैकी फलन है। और अगर g1 और g2 दोनों तुल्य आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि f का एक केवल और केवल एक ही प्रतिलोम होगा, दूसरा प्रतिलोम संभव नहीं होगा। सो आप इसको नोट करें, फिर हम प्रॉपर्टी सेकंड डिस्कस करते हैं। गुणधर्म नंबर सेकंड। गुणधर्म नंबर सेकंड क्या है कि यदि f a से b में एकैकी आच्छादक फलन है, यदि f a से b में परिभाषित एकैकी आच्छादक फलन है, तो f इनवर्स b से a में परिभाषित f का कैसा फलन है, प्रतिलोम फलन है। तो इन दोनों का संयोजन f o f इनवर्स i b, b का तत्समक फलन होगा। समुच्चय b का कैसा फलन होगा, तत्समक फलन होगा। और f इनवर्स o f किसका तत्समक फलन होगा, a का। सीधा सा आपको क्या याद रखना है, मैंने अभी प्रॉपर्टी फर्स्ट में भी आपको बताया था कि यदि f का उसी के प्रतिलोम के साथ आप संयोजन निकालते हैं तो सदैव एक कैसा फलन आएगा, तत्समक फलन आता है। तो ध्यान से देखेंगे, इसका प्रूफ करेंगे हम। हमें मालूम है कि f जो है वो a से किस में परिभाषित है, b में परिभाषित है, और f इनवर्स किससे किस में परिभाषित है, b से a में परिभाषित है। ये भी एकैकी आच्छादक है और ये भी फलन कैसा है, एकैकी आच्छादक है। अब ध्यान से देखेंगे कि अब इन्होंने प्रूव कराया है कि एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई बी होना चाहिए, और एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई ए। तो आप देखें कि अगर आप, जैसे मैंने कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन में बताया था कि f a से b में परिभाषित है और g b से c में परिभाषित है, तो गॉफ जो होता था इसका इसके साथ संयोजन a से किस में परिभाषित होता था, a में परिभाषित होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे हम, मैंने क्या किया कि मान लिया कि माना कि दो अभी अब मैंने मान लिए कि x बिलोंग्स टू तो a है, a तथा y बिलोंग्स टू क्या है, b है। एक एलिमेंट x मैंने मान लिया समुच्चय a का और एक y एलिमेंट मान लिया मैंने समुच्चय b का। सो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम फलन में f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। f ऑफ अगर हम x रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा फलन में। तो इसी टाइप से निश्चित बात है कि अगर हम f इनवर्स में y रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। f इनवर्स इसके प्रतिलोम फलन में अगर हम y रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे इधर कि अब मैं निकाल रहा हूं कि f इनवर्स ओ f, f इनवर्स ओ एफ एक्स निकाल रहा हूँ।
एफ इनवर्स ओ एफ एक्स निकाला, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ इनवर्स और अंदर ये आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ एक्स। आप ध्यान से देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका? बाई है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? बाई है। तो यहाँ पर मैं बाई रख दूंगा और एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है? एक्स है। तो आप देखें कि मैंने एक्स ही रखा था और ये क्या मिला आपको? एक्स मिला। और एक्स किसका एलिमेंट है? ए का। मतलब ए का एलिमेंट ही मैंने पुट किया और वापस हमें किसका एलिमेंट मिल गया? ए का एलिमेंट मिल गया। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि एफ इनवर्स ओ एफ जो होगा वो समुच्चय ए का तत्समक फलन होगा। समुच्चय ए का कैसा फलन होगा? तत्समक फलन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने समुच्चय ए का ही एलिमेंट रखा और जो रखा आपने एक्स रखा, तो क्या मिल गया आपको? एक्स मिल गया। मतलब y इक्वल टू क्या हो गया? एक्स। जितना इनपुट और उतना ही आउटपुट। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? तत्समक फलन कहते हैं। अब इसी टाइप से अगर आप इसके लिए बात करें एफ ओ एफ इनवर्स, तो एफ ओ एफ इनवर्स वाई, क्योंकि एफ इनवर्स की डोमेन क्या है? बी है। तो और बी है और बी का एलिमेंट आपने क्या माना है? बाई माना है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ओ एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं। और एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है आपकी? एक्स है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? बाई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा। तो अब आप देखें कि आपने सेट बी का एलिमेंट रखा था, बाई रखा और बाई ही आपको आउटपुट मिला। तो निश्चित बात है हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ ओ एफ इनवर्स बराबर किसका तत्समक फलन होगा? सेट बी का तत्समक फलन होगा। तो इस टाइप से हम प्रॉपर्टी सेकंड का प्रूफ कर सकते हैं। सो आप इसको नोट करें, फिर प्रॉपर्टी थर्ड आपके सामने डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है? एकैकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एकैकी आच्छादक होता है। प्रॉपर्टी फर्स्ट आपने प्रूव कर ली है। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या थी आपका? कि प्रतिलोम किसी भी फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या थी? कि किसी फलन के f के प्रतिलोम के साथ संयोजन सदैव एक कैसा फलन होता है? तत्समक फलन होता है। प्रॉपर्टी सेकंड बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से आपके जेई मेंस जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन जेई एडवांस जेई मेंस के कई क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी सेकंड का यूज होता है। तो प्रॉपर्टी सेकंड आप ध्यान से देख लें। अब प्रॉपर्टी थर्ड क्या है? कि एकैकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी कैसा होता है? एकैकी आच्छादक होता है। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम कि कैसे प्रूफ करेंगे। कि मैंने मान लिया, माना यहाँ पर दिया है f एकैकी आच्छादक है। आच्छादक है तो f इनवर्स भी एकैकी आच्छादक होगा। f इनवर्स भी एकैकी आच्छादक होगा। तो सबसे पहले f एकैकी आच्छादक है। f कैसा है? एकैकी आच्छादक है। तो हमें पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में कि यदि हमने मान लिया कि माना x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिए, f जो है वो a से b में परिभाषित ले लिया मैंने, a से b में परिभाषित है। तो x1 और x2 सदैव कहाँ से लिए जाते हैं? डोमेन में से। तो x1 x2 बिलोंग्स टू किससे लिए हैं मैंने? a से ले लिए।
अब f एकैकी फलन है तो निश्चित बात है कि f ऑफ x1 बराबर क्या होगा, f ऑफ x2। तो तब x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा। तब x1 इक्वल टू क्या होगा, x2। ये तो हमने कंडीशन लिख दी कि f कैसा है, एकैकी आच्छादक है। अब हमें प्रूव करना है कि f इनवर्स भी कैसा होगा, एकैकी आच्छादक होगा। तो ध्यान से देखें यहाँ पर कि अगर f, यहाँ पर मैंने मान लिया कि माना y1 व y2 बिलोंग्स टू क्या है, b हैं। y1 व y2 बिलोंग्स टू क्या है, b हैं, और x1 और x2 बिलोंग्स टू क्या है, a हैं। तो f ऑफ x1 इक्वल टू मैंने y1 ले लिया और f ऑफ x2 इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, y2 ले लिया। सो आप ध्यान से देखें कि fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 इक्वल टू क्या है, x2 है। अगर x1 इक्वल टू x2 है और fx1 की वैल्यू क्या है आपकी, y1 है, और fx2 की वैल्यू क्या है आपकी, y2 है। तो अगर आप यहाँ से इन्वर्स निकालें कि f इन्वर्स y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1, और f इन्वर्स y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x2 आ जाएगा। अब निश्चित बात है x1 इक्वल टू क्या है, x2 है। अगर x1 इक्वल टू x2 है पहले से ही, तो निश्चित बात है कि f इन्वर्स y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इन्वर्स y2 हो जाएगा। अब f इन्वर्स y1 इक्वल टू f इन्वर्स y2 है, तो अगर आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, मतलब LHS बराबर हैं, तो RHS भी कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो y1 इक्वल टू क्या होगा, y2 होगा। तो आपने जो पुट किया यहाँ पर f इनवर्स y1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 आ गई, f इनवर्स y2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हम f में x1 रख रहे थे तो y1 मिल रहा था, तो f इनवर्स में y1 रखा तो क्या मिला, x1 मिला। तो f इनवर्स जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और साथ में कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः f इनवर्स कैसा फंक्शन है, 1 1 ऑन टू है। सो आप प्रॉपर्टी थर्ड का प्रूफ है, ये सिंपल प्रूफ है, ऐसा कोई इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। केवल और केवल आपको एकैकी आच्छादक की डेफिनेशन को ध्यान में रखना है कि एकैकी आच्छादक फलन की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर ऑन टू के लिए मैं बता दूँ आपको कि ऑन टू के लिए क्या ज़रूरी होता है कि f इनवर्स जो होगा वो आपका b से a में परिभाषित होगा। अगर हम b के एलिमेंट रखेंगे, a के एलिमेंट सारे सभी एलिमेंट्स का अद्वितीय क्या होना, सभी एलिमेंट्स का प्रतिबिंब होना, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब रेंज इक्वल टू क्या होना ही चाहिए, कोडोमेन। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन यहाँ पर आपको दिख रही है कि हमने पहले x1 x2 a के एलिमेंट लिए थे, तो fx1 इक्वल टू fx2 आया था, और y1 y2 मैंने b के एलिमेंट लिए हैं, तो fx1 इक्वल टू क्या है, y1 है, और fx2 इक्वल टू क्या है, y2 है। तो जितना हम इनपुट जो भी हम x1 रख रहे हैं तो x1 का प्रतिबिंब क्या है, y1 है, तो y1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, x1 होगा। तो सभी एलिमेंट्स का क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा, तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। सो आप इसको नोट कर लें, देन हम प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी फोर्थ बहुत मोस्ट है आपके, चाहे राजस्थान बोर्ड के लिए हो, चाहे आप जेई मेंस और एडवांस के लिए, सभी के लिए प्रॉपर्टी फोर्थ काफ़ी मोस्ट है। और यही प्रॉपर्टी इस साल 12th के मैथ के एग्ज़ाम में 3 नंबर में पूछी गई थी। तो प्रॉपर्टी फोर्थ क्या है कि यदि f a से b में तथा g b से c में परिभाषित दो एकैकी आच्छादक फलन हैं, कैसे फलन हैं, दो एकैकी आच्छादक फलन हैं, तो गॉफ a से c में एकैकी आच्छादक फलन
होगा। यहाँ तक हम कंपोजिट फंक्शंस, फलनों के संयोजन के गुणधर्म में मैंने आपको प्रूव करके बताया था कि f एकैकी आच्छादक है, g एकैकी आच्छादक है, तो गॉफ भी एकैकी आच्छादक होगा। तो इसका यहाँ तक का प्रूफ तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तथा नेक्स्ट क्या है इसी में ही कि उन दोनों फलनों के संयोजन का इन्वर्स प्रतिलोम, जी के और एफ के संयोजन का प्रतिलोम उनके अलग अलग संयोजन के, उनके अलग अलग प्रतिलोम के संयोजन के बराबर होता है। तो हम अब प्रूफ करेंगे ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया था 2020 के RBSC मैथ के एग्ज़ाम में 12th के। सो आप इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया है कि f a से b में परिभाषित है। f किससे किस में परिभाषित है, a से b में है, तो निश्चित बात है f इन्वर्स जो होगा वो b से किस में परिभाषित होगा, a में परिभाषित होगा। तो निश्चित बात है कि अगर यहाँ पर g किससे किस में परिभाषित है, b से c में परिभाषित है, तो g इन्वर्स c से b में परिभाषित होगा। तो अगर आप इनका प्रतिलोम का संयोजन निकालेंगे एफ ओ जी इन्वर्स, ये किससे किस में परिभाषित होगा, सी से ए में परिभाषित होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि गॉफ ए से सी में परिभाषित था, तो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स किससे परिभाषित होगा, सी से ए में परिभाषित होगा। अब आप प्रूव करना है कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। सो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैंने मान लिया हमारे पास 3 सेट हैं, एक ए सेट, बी सेट और सी सेट। कितने समुच्चय हैं हमारे पास, 3 समुच्चय हैं। हम तीनों समुच्चयों में से एक एक एलिमेंट मान लेंगे। तो मान लिया मैंने, माना x बिलोंग्स टू तो मैंने a ले लिया, y बिलोंग्स टू मैंने b ले लिया और z बिलोंग्स टू मैंने क्या लिया, c ले लिया। x किसका एलिमेंट है, a का, y किसका एलिमेंट है, b का, और z किसका एलिमेंट है, c का। a किसका प्रांत है, f का प्रांत है। a किसका प्रांत है, f का प्रांत है। तो निश्चित बात है अगर हम यहाँ पर x रखेंगे, f ऑफ x, तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। fx इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें y मिलेगा। तो निश्चित बात है आपको f इन्वर्स y बराबर क्या मिलेगा, आपको x मिलेगा, क्योंकि f इन्वर्स कैसा फंक्शन होगा, एकैकी आच्छादक फलन होगा। अगर हम ऐसे ही g में y रखते हैं, क्योंकि g के लिए जो प्रांत है वो किसके अवयव है, b का अवयव है, और b के अवयव क्या माना है हमने, y माना है, और y रखेंगे तो हमें किसका अवयव मिलना चाहिए, c का, और c का अवयव आपने क्या माना है, z। तो gy इक्वल टू क्या होगा, z होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि g इन्वर्स y इक्वल टू क्या होगा, g इन्वर्स z इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको y मिलेगा। अब आप देखें, सबसे पहले हम गॉफ निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गॉफ इन्वर्स। ध्यान से देखें इधर, गॉफ एक्स निकाला। अगर आप गॉफ एक्स निकालेंगे तो गॉफ एक्स को आप कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। गॉफ एक्स को कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। और अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, y है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, y है। तो यहाँ पर g ऑफ y आ जाएगा, और g ऑफ y की वैल्यू क्या है, आपकी z है। तो g ऑफ y कितना आ जाएगा, z आ जाएगा। तो अब आप इसका इन्वर्स निकालें गॉफ का, तो गॉफ इन्वर्स z
इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। गॉफ इनवर्स z इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। तो गॉफ इनवर्स z की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब हम इसी टाइप से निकालेंगे यहाँ पर f इनवर्स o g इनवर्स, f इनवर्स o g इनवर्स निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इधर f इनवर्स o g इनवर्स, f इनवर्स o g इनवर्स की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर g इनवर्स क्या आएगा, z आएगा। तो f इनवर्स इसी को मैं लिख सकता हूँ g इनवर्स z लिख सकते हैं। अब g इनवर्स z की अगर आप बात करें तो g इनवर्स z इक्वल टू क्या है, y है। तो g इनवर्स z इक्वल टू क्या आएगा, y आएगा। तो f इनवर्स g इनवर्स z इक्वल टू क्या है, y है। तो ये आ जाएगा f इनवर्स y। अब f इनवर्स y की वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। मतलब दोनों का RHS कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो इनका LHS भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गॉफ इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, f इनवर्स o g इनवर्स। सिंपल है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा फंडामेंटल तरीके से प्रूव करना पड़ता है कि कोई आपको सेट के एलिमेंट कुछ नहीं दिए हैं, आपको कंसीडर करने पड़ते हैं एलिमेंट्स को, और फिर इस टाइप से आप केवल आपको ध्यान क्या रखना है, x एक एलिमेंट x a से माना है, y b से और z c से मान लिया। अब एफ एक्स इक्वल टू क्या है, अगर हम a का एलिमेंट रखेंगे तो y b का एलिमेंट मिलेगा, तो एफ एक्स इक्वल टू y। तो निश्चित बात है f इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, x होगा, क्योंकि f कैसा फंक्शन है, f 11/2 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 11/2 फंक्शन है, इसीलिए f इनवर्स y इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। ऐसे ही gy इक्वल टू क्या है, z। जब हम g के लिए जो डोमेन है वो b के अवयव हैं, समुच्चय b के अवयव हैं, और समुच्चय b का अवयव हमने क्या माना है, y माना है। तो gy इक्वल टू क्या आएगा, z। तो g इनवर्स z इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब हमने गॉफ निकाला, पहले इनवर्स नहीं, हमने केवल और केवल गॉफ निकाला। तो गॉफ एक्स को हम कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स रखेंगे। यहाँ पर आपको ये याद रखना है एक्स ही आना चाहिए, क्योंकि एफ का जो प्रांत है वो ए का ए है, एक्स, और ए का एलिमेंट क्या है आपका, एक्स है। तो एफ एक्स ही आना चाहिए, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, वाई है। तो एफ एक्स की वैल्यू मैंने वाई रख दी, तो जी ऑफ वाई आ गया, और जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, जेड है। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, जेड। अब हम आप इसका अगर हम इन्वर्स निकालेंगे तो गॉफ इन्वर्स जेड इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक्स। क्यों, क्योंकि गॉफ भी कैसा है, एकई की आच्छादक फलन है, या जो कि हम फलनों के संयोजन में प्रूफ कर चुके हैं कि दो फलनों का संयोजन, दो एकई की आच्छादक फलनों का संयोजन भी सदैव एकई की आच्छादक होता है। अब हमने लिया इसका आरएचएस कंसीडर करेंगे, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, अब जी इनवर्स का जो प्रांत होगा, निश्चित बात है जी इनवर्स के लिए जो प्रांत होगा वो सी के एलिमेंट होंगे। किसके एलिमेंट होंगे, सी के। और सी का एलिमेंट क्या कंसीडर किया है आपने, जेड किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, जेड लिया है। अब इसको मैंने एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड ऐसे लिखा। अब जी इनवर्स जेड की वैल्यू क्या है आपकी, वाई है, तो यहाँ पर क्या आ गया, वाई। और एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स है। तो ये भी गॉफ इनवर्स जेड भी एक्स आया, और एफ इनवर्स ओ जेड जी इनवर्स जेड भी कितना आया, एक्स। मतलब आरएचएस इक्वल हैं, तो एलएचएस भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब ये दोनों फलन कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यही आपसे इस साल 12th के एग्ज़ाम में पूछा गया था, सो आप इसको नोट कर लें। मैं एक 5वें गुणधर्म के रूप में इसका आपकी बुक में नहीं दिया है, तो लेकिन 5वां गुणधर्म मैं आपको बता ही देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें कि प्रतिलोम फलन का ग्राफ, प्रतिलोम एफ और एफ इनवर्स का ग्राफ, मतलब एफ एक्स का और एफ इनवर्स का ग्राफ सदैव y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष सममित होता है।
मतलब प्रतिलोम फलन का ग्राफ सदैव y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष सममित होता है। यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी के नाम से लिख सकते हैं, प्रतिलोम फलन का ग्राफ सदैव y इक्वल टू एक्स रेखा के सापेक्ष सममित होता है। मतलब जैसे ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, अगर सपोज करो कि f का ग्राफ ये है, ये f का ग्राफ है, तो f इनवर्स का ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो ये आपको याद रखना है सदैव कि प्रतिलोम फलन का ग्राफ सदैव y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष सममित होता है। किसके सापेक्ष सममित होता है? y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष सममित होता है। क्यों होता है, रीजन भी मैं आपको बता दूं। मैंने गुणधर्म नंबर सेकंड आपको बताया था कि f का f इनवर्स के साथ संयोजन सदैव एक कैसा फलन होता है, तत्समक फलन होता है। मतलब f का f इनवर्स के साथ संयोजन क्या आता है, तत्समक फलन, और y इक्वल टू एक्स क्या है, एक तत्समक फलन है। तो प्रतिलोम फलन का ग्राफ सदैव y इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष सममित होता है। आज हमने इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।